नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवी, आप लोगों का हिस्ट्री टीचर। देखिए, अभी तक हमने हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो पार्ट चल रहा था, वो था सेकंड पार्ट, दैट इज मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम बात कर रहे थे लेक्चर नंबर 2 की, जिसका नाम है मुस्लिम इन्वेजन या मुस्लिम आक्रमण। देखिए, मुस्लिम इन्वेजन के पार्ट 2 पर हम पहुंच गए हैं, जिसमें हमको डिस्कस करना है तुर्की आक्रमण या तर्किश इन्वेजन। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अरब इन्वेजन या अरब आक्रमण। क्लियर? अरबियों के आक्रमणों की अगर बात की जाए तो अरब आक्रमण में जो रूलर थे जिसने आक्रमण किया था, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर? तो अभी तक हमने डिस्कस किया था मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, जो अरब आक्रमण था, जो एक अरब अटैक हुआ था। और अब हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो फोकस रहेगा, वो रहेगा तुर्की आक्रमण या तुर्की इन्वेजन पर। क्लियर? समझ गए होंगे आप लोग। चलिए फोकस करते हैं अब तुर्की आक्रमण के ऊपर। देखिए, अरबियों के आक्रमण के बाद हमारे देश पर 2 आक्रमण हुए हैं। किसके? तुर्कियों के। तो ध्यान रखिएगा, तुर्की आक्रमण में हम दो बार इन्वेजन पढ़ेंगे। 2 आक्रमण हुए हैं। सबसे पहला हुआ है महमूद गजनबी का और दूसरा आक्रमण हुआ है मोहम्मद गोरी का। ये बात आप लोगों को पता होगी, ये बात आप लोग सभी जानते होंगे। महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी, इन दोनों के अटैक हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। समझ गए? तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा तर्किश या तुर्की आक्रमण। सबसे पहले बात ये आती है, सबसे पहला जो आक्रमण होता है, फर्स्ट इन्वेजन, वो किसका होता है? महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी। तो फर्स्ट जो इन्वेजन हुआ है वो किसका हुआ है? महमूद गजनवी का हुआ है। देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर जो अटैक किए हैं, जो आक्रमण किए हैं, वो स्टार्ट हुए हैं 1000, इट मीन्स 1000 से लेकर 1027 तक। क्लियर? सो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ही इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम 1000 टू 1027। 1000 से लेकर 1027 तक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। समझ गए? 1000 से लेकर 1027 तक। क्लियर होगी बात इतनी? सबसे पहली बात ये आती है कि महमूद गजनवी को भारत पर आक्रमण करने की क्या जरूरत पड़ी? आखिर उसने क्यों भारत पर अटैक किया? व्हाई ही इन्वेडेड इन इंडिया। समझ गए? अब इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा चीजों को समझना होगा। देखिएगा, देखिए उस समय पर अगर हम बात करें, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, एक तुर्की एम्पायर हुआ करता था। तुर्की साम्राज्य काफी बड़ा साम्राज्य था, काफी बड़ा एम्पायर था। उस समय का सबसे बड़ा एम्पायर ओटोमन एम्पायर का ही ये पार्ट था। तो दूर दूर तक उसकी सीमाएं फैली हुई थी। जैसे आज के समय तुर्की छोटा सा देश है, टर्की या तुर्की अगर बात करें, अंकारा जहाँ की राजधानी है, तो वो जो है आज के समय छोटा सा देश है, लेकिन उस समय काफी बड़ा एम्पायर हुआ करता था, ओटोमन एम्पायर जिसे कहते थे। इसी तुर्की एम्पायर में, तुर्की साम्राज्य में अगर हम बात करें, तुर्किस्तान भी कहा जाता है, तुर्की में ही एक प्लेस हुआ करता था, एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था गजनी। समझ गए? तो एक प्लेस हुआ करता था जिसका नाम क्या था? गजनी। गजनी उस समय तुर्किस्तान या तुर्की किंगडम का एक पार्ट था, लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो गजनी जो स्थान आ जाता है वो आ जाता है कहां पर? अफगानिस्तान में। क्लियर? वर्तमान में ये जगह आ जाती है अफगानिस्तान के नॉर्थ में, अफगानिस्तान के एकदम नॉर्थ और ईस्ट में जो प्लेस है, सिटी है, कौन सी है? गजनी। क्लियर? आज के समय गजनी एक छोटा सा विलेज के रूप में जो है इस्टेब्लिश है या पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गजनी में ही एक शासक हुआ, एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था अल्पतगीन। तो अल्पतगीन नामक एक सरदार वहां पर शासन किया करता था। क्लियर? तो गजनी में ही आप लोग ये समझें कि गजनी में ही एक शासक हुआ करता था, एक सरदार हुआ करता था तुर्की एम्पायर का, जिसका नाम क्या था? अल्पतगीन। क्लियर? लेकिन उसके पहले हम ये समझ लें कि गजनी में जिस डायनेस्टी का रूल था, जिस वंश का शासन था, वो वंश था गजनी। तो वंश का नाम भी क्या था? गजनी वंश। इस जगह पर गजनी डायनेस्टी, और इस डायनेस्टी को यामिनी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता। तो ध्यान रखिएगा, इसी डायनेस्टी को हम साथ में क्या कहते हैं? यामिनी डायनेस्टी या यामिनी वंश। चलिए पूरा लिख दे रहा हूं। तो पहली बात ये हो गई कि गजनी में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, गजनी डायनेस्टी, दैट इज आल्सो नोन एज यामिनी डायनेस्टी। और उस डायनेस्टी के जो रूलर थे, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जो सरदार हुआ करते थे, जिनका नाम था अल्पतगीन। तो यहाँ पर एक व्यक्ति शासन करते थे जिनका नाम था अल्पतगीन।
क्लियर। और इसी अल्पतगीन का एक स्लेव हुआ करता था, एक दास हुआ करता था, एक गुलाम हुआ करता था, जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो अल्पतगीन का ही क्या था, एक दास था, एक गुलाम था। बट क्या हुआ कि अल्पतगीन का कोई भी संतान नहीं था, कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए अल्पतगीन के बाद अगला जो शासक बना वो कौन बना, सुबुक्तगीन बना। क्लियर, ध्यान रखिएगा आप लोग जो चीजें मैं बता रहा हूं। अब देखिए सुबुक्तगीन का ही एक पुत्र था, सुबुक्तगीन का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था महमूद गजनवी। अब आप लोग समझ गए होंगे, तो सुबुक्तगीन का ही एक पुत्र कौन था, महमूद गजनवी। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं महमूद गजनवी। क्लियर, तो सुबुक्तगीन का ही एक पुत्र था महमूद गजनवी। अब आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि तुर्की या तुर्किस्तान में एक प्लेस हुआ करता था, गजनी प्लेस। गजनी जो आज के समय अफगानिस्तान में एक छोटा सा विलेज के रूप में जाना जाता है। गजनी पर ही गजनी डायनेस्टी या यमनी डायनेस्टी रूल किया करती थी, जहां पर एक सरदार था, एक शासक था, अल्पतगीन। समझ गए, राजा इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि तुर्की एम्पायर में एक महाराजा थे, एक शासक थे, राजा थे, वो उनके अंतर्गत काम करता था। और चूंकि उसने अपनी एक इंडिपेंडेंट रूल बना लिया था, इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया था। क्लियर, उसने अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया था अफगानिस्तान में, जिसे नाम दिया गया गजनी एम्पायर या गजनी डायनेस्टी। उसके बाद अगला शासक उसका दास बना, चूंकि उसका कोई पुत्र नहीं था तो अगला शासक बना अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का ही पुत्र हुआ करता था महमूद गजनवी। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा इतनी बातें। प्रश्न ये आता है कि महमूद गजनवी को भारत में आने की या भारत पर आक्रमण करने की आखिर नीड क्या थी, आखिर जरूरत उसे क्यों पड़ी। तो आप लोग इस बात को समझें, इस समय जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय भारत की क्या स्थिति थी, इंडिया की क्या कंडीशन थी, इस बात को समझते हैं। देखिए इंडिया का अगर हमने हल्का सा नक्शा जो है यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा इस नक्शे को हम सही कर लें। इस तरह से, तो यहां पर जिस समय गजनी से आक्रमण हुआ भारत पर, गजनी इट मीन्स आप लोग इधर से समझ सकते हैं, इस जगह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान, यहां से जो इन्वेजन हुआ, जो आक्रमण हुआ, उस समय ये जो सिंध रीजन था, ये जो सिंध क्षेत्र था, यहां पर एक जगह आती है पेशावर। इस जगह पर कौन सा सिटी था, पेशावर। और पेशावर में एक हिंदू शासक रूल किया करता था जिसका नाम था जयपाल। तो एक रूलर रूल किया करता था यहां पर जिसका नाम क्या था, जयपाल। जयपाल नामक शासक यहां शासन करता था। देखिए जयपाल की अगर बात की जाए तो ये एक ब्राह्मण शासक था या ब्राह्मण वंश का शासक था, ये बात ध्यान रखिएगा। ही वॉज ब्राह्मण रूलर। क्लियर, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए क्या होता था कि जो सुबुक्तगीन था, सुबुक्तगीन जब शासक था तो वो बार बार इस रीजन पे अटैक करता था, बार बार आक्रमण करता था। किसके ऊपर, जयपाल के ऊपर। कौन, सुबुक्तगीन ट्राइंग टू अटैक सो मेनी टाइम्स ऑन जयपाल। समझ गए, उसने ट्राई किया, उसने कोशिश की कई बार, बार बार आक्रमण करने की। किसके ऊपर, किसके ऊपर, जयपाल के ऊपर। लेकिन हर बार जयपाल ने क्या किया, सुबुक्तगीन को पराजित कर दिया। हर बार जयपाल से हारकर सुबुक्तगीन को भागना पड़ा और सुबुक्तगीन वापस चला गया। क्लियर, इसी प्रकार एक बार क्या हुआ 998 में, 998 कॉमन एरा सीई 998 में जब सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया जयपाल पर, तो जयपाल ने उसे पेशावर के पास ही रोका और उसका सामना किया और उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। क्लियर, जयपाल किल्ड सुबुक्तगीन। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो जयपाल ने सुबुक्तगीन को पराजित कर दिया और साथ ही सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। क्लियर, जैसे ही सुबुक्तगीन की हत्या की गई 998 में ही गजनी की गद्दी पर एक अगला शासक जो है बैठा जिसका नाम क्या था, महमूद गजनवी। तो देन महमूद गजनी बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ गजनी। इसके बाद महमूद गजनी गजनवी का या गजनी का एक अगला शासक बना। क्लियर, आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, उसके पिता की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी का या गजनी का एक अगला शासक बना। हालांकि एक जो है डिस्प्यूट भी था, हालांकि एक विवाद भी था, क्योंकि उसका एक भाई था, बड़ा भाई, जो कि अगला शासक बनना चाह रहा था, बट उसे सक्सीड करके, उसे हराकर महमूद गजनवी अगला शासक बना। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब
राजा बनने के बाद अगर हम बात करें, शासक बनने के बाद उसने टाइटल लिया था सुल्तान का। उपाधि कौन सी ली थी? सुल्तान की। क्लियर? देखिए सुल्तान की जो टाइटल हुआ करती थी, जो उपाधि हुआ करती थी, ये सिर्फ खलीफा ही दिया करते थे। समझ गए? सुल्तान की उपाधि कौन देता था? खलीफा। खलीफा मतलब हमने मुस्लिम जब धर्म हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जो सक्सेसर थे, जो सक्सेसर हुआ करते थे पैगंबर साहब के, जो सक्सेसर हुए 4 सक्सेसर जो मैंने आप लोगों को बताए हैं स्टार्टिंग के, वही सक्सेसर यानी कि वही खलीफा ही सुल्तान की उपाधि दिया करते थे। बट इन्होंने क्या किया, ये उपाधि खुद ही धारण कर ली थी। समझ गए? अपने आप ही, अपने खुद से ही उन्होंने ये उपाधि धारण कर ली थी। तो जब ये महमूद गजनवी शासक बना तब इसने सुल्तान की उपाधि क्या की? धारण की। खुद से ही उसने ये उपाधि धारण कर ली और ये भारत का पहला शासक होगा जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। शासक बनने पर देखिए, शासक कब बना? 998 में। समझ गए? शासक बनने के बाद इसने कसम खाई, राजा बनने के बाद इसने कसम खाई कि ये हर साल भारत पर एक आक्रमण करेगा। समझ गए? तो उसने क्या कसम खा ली है, क्या उसने बात बोल दी है कि वो हर साल भारत पर क्या करेगा? एक अटैक करेगा, एक आक्रमण करेगा। इसलिए हम देखते हैं कि 1001 से लेकर 1027 तक 1000 से लेकर 1027 तक महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार अटैक करता है? इंडिया पर कितनी बार अटैक करता है? 17 टाइम्स। समझ गए ना? 17 बार उसके भारत पर आक्रमण होते हैं, अटैक होते हैं 17 टाइम्स। और इन अटैक्स का, इन आक्रमणों का जो रीजन था, जो टास्क था, जो कारण था, वो आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि उसके पिता की हत्या की थी किसके द्वारा? जयपाल शाही के द्वारा। शाही डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला शासक जयपाल शाही। और तो एक तो बदला लेना था और दूसरा जो रीजन था वो ये था कि भारत में जो धन संपदा थी, जो धन था उसको लूटना, और साथ में जो मुस्लिम धर्म है उसका क्या करना? प्रचार करना। तो 2 टास्क थे उसके, 2 कारण थे। एक मुस्लिम धर्म का प्रचार करना और दूसरा भारत में धन संपत्ति को लूटपाट करना। तो हल्की सी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होगी, कुछ बातें समझ में आई होगी यहां पर कि जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था 1000 से लेकर 1027 के बीच में कितने आक्रमण किए थे? 17 बार। और इन आक्रमणों का बेसिकली जो टारगेट था, जो उद्देश्य था, वो था धन की लूटपाट करना और साथ में मुस्लिम धर्म जो बने हुए, अब अगर देखा जाए तो कई 100 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी मुस्लिम धर्म का प्रचार करना भारत में। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं इनके जो आक्रमण हुए, इन्वेजन हुए उनसे। तो पहला आक्रमण, फर्स्ट जो इन्वेजन हुआ है हम उसकी बात करें। फर्स्ट इन्वेजन इन्होंने किया 1000 में ही पहला आक्रमण कर दिया। समझ गए? और किसके ऊपर किया है? पेशावर पर। पेशावर पर किस रूलर के ऊपर? तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि वहां पर शासक कौन थे? जयपाल। बट इस युद्ध में कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला, तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं था। समझ गए? ये एक अनिर्णय युद्ध था, कोई भी निर्णय उसमें नहीं निकला, तो नो रिजल्ट। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। तो फर्स्ट जब उसने इन्वेजन किया तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया, कोई भी परिणाम नहीं हो पाया। देन ही गो बैक, तब वो वापस लौट गया। और फिर अगले ही वर्ष उसने फिर से तैयारी की, फिर से कोशिश की और फिर से आक्रमण कर दिया जयपाल के ऊपर। इट मीन्स अगर हम बात करें सेकेंड इन्वेजन की, यानी दूसरे आक्रमण की, इस तरह से 17 बार आक्रमण उसने किए। तो दूसरा जो आक्रमण उसने करा वो अगेन वहीं पर कर दिया 1001 में। इट मीन्स अगले ही वर्ष। किसके ऊपर? महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया जयपाल के ऊपर। एंड इन दिस टाइम इस बार उसने डिफीट कर दिया, हरा दिया। किसे? जयपाल शाही को। ध्यान रखिएगा, डिफीटेड जयपाल शाही को पराजित कर दिया, जयपाल को हरा दिया। क्लियर? लेकिन हराने के बाद उसकी हत्या नहीं की, उसे मारा नहीं। क्लियर? जब उसे मारा नहीं, उसका उपहास किया, उसके ऊपर हंसकर वापस लौट गया। समझ गए? इससे अच्छा तो उसे मार ही देता, लेकिन उसे मारा नहीं, उसे अपमानित किया। समझ गए? ये काफी ज्यादा बुरी बात रही किसके लिए? जयपाल शाही के लिए, कि उसने उसे मारा नहीं, उसे अपमानित किया, उसे उसके ऊपर हंसकर क्या हुआ? वो वापस लौट गया। समझ गए? तो उसके ऊपर हंसकर वो वापस लौट गया, उसकी हत्या नहीं की। किसकी? जयपाल शाही की। जयपाल शाही को ये काफी अपमानित लगा, काफी उसे अपमान फील हुआ और उसने इस अपमान के कारण ही क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। ही कमिटेड सुसाइड। कौन? जयपाल शाही ने क्या कर लिया है? आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया है। समझ गए ना? इस अपमान को वो सहन नहीं कर पाया और उसने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसा भी कहा जाता है, जौहर कर लिया। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या हुआ।
लेकिन यहां पर बदला तो पूरा हो गया, लेकिन कसम अभी भी चल रही है। और कसम क्या है? हर साल भारत पर क्या करना? एक आक्रमण करना। ये कसम खाई थी किसने? जब वो शासक बना था महमूद गजनबी, तब उसने कसम खाई थी कि हर बार वो भारत पर, हर साल भारत पर क्या करेगा? एक आक्रमण करेगा। तो कसम अभी बाकी है। और आक्रमण करने का उसका उद्देश्य था लूटपाट करना, ये बात बता चुका हूं। पहला जो उद्देश्य था वो लूटपाट, और जो दूसरा उद्देश्य था वो ये था कि अपने धर्म का प्रचार करना। समझ गए? और साथ ही धर्म का प्रचार करना, साथ ही जो भारत में जो धार्मिक परंपरा होती है, यानी कि जो मूर्तिवाद चलता है, जो मूर्तिवाद किया जाता है भारत में, जैसे ईश्वर की या भगवान की जो मूर्ति बनाई जाती है, उन्हें क्या करना? डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय स्टैच्यू वर्शिप। तो भारत में मूर्ति जो परंपरा होती है उसको क्या करना? तोड़ना। इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। इसने कई सारे भारत के जो मंदिर थे, फेमस जो टेम्पल्स थे, उसमें जो फेमस मूर्तियां थी उन्हें तोड़ दिया, उन्हें रुंधवा दिया। समझ गए ना? तो इस तरह से इसने कई सारी जो है घटनाएं, कई सारे ऐसे एक्ट किए थे। क्लियर? तो दो चीजें हैं जो ध्यान रखिएगा। पहली, एक अपने धर्म का प्रचार करना, और दूसरे भारत में जो धार्मिक परंपरा है, इट मीन्स जो मूर्ति परंपरा चलती है, उसे समाप्त करना। क्यों ऐसा? क्योंकि मुस्लिम धर्म की अगर बात की जाए, हमने डिस्कस किया था मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा के ऊपर बैन है। मुस्लिम धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम रिलीजन अल्लाह का या भगवान की कोई भी इमेज नहीं हो सकती है, उनकी कोई सूरत नहीं हो सकती, उनका कोई आकार नहीं हो सकता है। इट मीन्स जब हम उनका इमेजिन ही नहीं कर सकते तो फिर मूर्ति नहीं बना सकते हैं। तो ये उनकी मानना, उनकी ये विचारधारा है, इसलिए उन्होंने भारत के सभी जितने भी मंदिर उनके पास गए, उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो सेकंड इन्वेजन के ऊपर हमने डिस्कस किया यहाँ पर। अब देखिए, इस तरह 17 आक्रमण हुए हैं। मैं सारे आक्रमणों के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कुछ आक्रमणों की हम बात करेंगे यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड नंबर पे। देखिए, थर्ड नंबर पे हम बात कर रहे हैं इनका 1005 में होने वाले आक्रमण के ऊपर। 1005 में इन्होंने आक्रमण किया था मुल्तान पर। कहां पर आक्रमण किया था? मुल्तान पर। मुल्तान जो जगह है वो भी पाकिस्तान में ही आती है। मुल्तान जो प्लेस है वर्तमान में कहां था? पाकिस्तान में। तो मुल्तान पे आक्रमण किया, और वहां पर एक शासक शासन किया करता था जिसका नाम था अब्दुल फतह दाऊद। अब्दुल फतह दाऊद के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके उसे हराकर उसकी हत्या कर दी। अब देखिए, अब्दुल फतह दाऊद पर आक्रमण करने का जो रीजन था, जो टारगेट था, जो कारण था, वो ये था कि इसके द्वारा हेल्प की गई थी जयपाल शाही के पुत्र की। जयपाल शाही का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था आनंदपाल। तो जयपाल का ही पुत्र था आनंदपाल, और आनंदपाल जो कि जयपाल की मृत्यु के बाद अपने साम्राज्य को, अपने एरिया को उसने छोड़ दिया था, और अपनी कैपिटल उसने कश्मीर में बना ली थी। अपना साम्राज्य उसने कश्मीर में स्टेब्लिश कर लिया था। समझ गए? और उसी का एक हेल्पर हुआ करता था अब्दुल फतह दाऊद। क्लियर? जब उसे पता चला कि अब्दुल फतह दाऊद हेल्प करता है आनंदपाल की, देन ही अटैक ऑन मुल्तान एंड किल्ड अब्दुल फतह दाऊद। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। हम आक्रमण की बात कर रहे हैं, तो अब देखिए फोर्थ नंबर पे। देखिए, ये कोई सीक्वेंस में नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट इन्वेजन उनके बता रहा हूं। समझ गए? जो महत्वपूर्ण आक्रमण है, जो एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभार। देखिए, 1006 की अगर हम बात करें, 1006 1006 में महमूद गजनबी ने अटैक किया था नगरकोट में जो महादेव का मंदिर है, नगरकोट जो टेम्पल है, उसके ऊपर। क्लियर? 1006 नगरकोट टेम्पल के ऊपर। समझ गए? अब जो नगरकोट टेम्पल आता है, ये आता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ही नगरकोट मंदिर के ऊपर अटैक किया। समझ गए? ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर पे हम बात कर लेते हैं, पांचवें आक्रमण की हम बात कर लेते हैं, फिफ्थ। देखिए, यहां पर 1008 की बात कर रहे हैं। 1008 में 1008 में उसने युद्ध किया और पराजित किया किसे? जयपाल शाही के पुत्र को। तो जैसे मैंने बताया, जयपाल शाही का पुत्र जो मैंने बताया है कि वो एम्पायर को ट्रांसफर करके कश्मीर चला गया था, जिसका नाम क्या था? आनंदपाल। तो यहां पर उसने डिफीट कर दिया, हरा दिया है। He defeated आनंदपाल।
और अगर आनंदपाल की बात की जाए, ही वॉज सन ऑफ जयपाल, जयपाल का पुत्र था आनंदपाल। अब यहां पे ध्यान से समझना कि ये जो युद्ध हुआ ये कश्मीर में हुआ था। ये युद्ध कहां हुआ था? कश्मीर में। और इस युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ बेहिंद, बेहिंद का युद्ध, समझ गए? या फिर ये युद्ध लड़ा गया था नीलम नदी के तट पर, इसीलिए इस युद्ध को साथ ही कहा जाता है बैटल ऑफ नीलम। तो नीलम नदी का युद्ध या फिर बेहिंद का युद्ध। दिस बैटल या दिस वॉर इज नोन एज बैटल ऑफ बेहिंद और बैटल ऑफ नीलम, नीलम नदी का युद्ध या बेहिंद का युद्ध। क्लियर? नीलम एक सहायक नदी है जो गिरती है झेलम में, समझ गए? तो झेलम नदी में गिरने वाली या झेलम नदी की ही एक सहायक नदी है, कौन सी नदी? नीलम नदी। नीलम नदी को भारत के हिस्से में, इंडिया वाले कश्मीर के पार्ट में कहा जाता है किशन गंगा, और जब ये पीओके में चली जाती है तब इसका नाम हो जाता है नीलम। ये बात ध्यान रखिएगा। तो नीलम नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। दिस वॉर इज नोन एज बैटल ऑफ बेहिंद। इन दिस वॉर ही डिफीटेड आनंदपाल। देखिए आनंद, ये काफी क्रूशियल वॉर था और काफी सही स्टेज पर लड़ा जा रहा था, और आनंदपाल इस युद्ध में जीतने ही वाला था। इट मींस कि वो एक अच्छी पोजीशन पर था और वो उस युद्ध को जीत सकता था। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि जो स्ट्रेंथ थी वही वीकनेस बन चुकी थी इंडियन रूलर्स की, और स्ट्रेंथ जो थी वो थी एलिफेंट्स। क्या स्ट्रेंथ हुआ करती थी? हाथी। चूंकि ये हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ रहे थे और एक ऐसे समय पर जब ये एकदम सही स्थिति पर थे, उसी समय उनके हाथियों ने अचानक से क्या कर लिया? टर्न ले लिया, मोड़ ले लिया, और जीता हुआ युद्ध ये जो है वो हारने की स्थिति में आ गए। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि 1008 एक इंपोर्टेंट वॉर था, एक इंपोर्टेंट युद्ध था। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है और ये इंपोर्टेंट है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने बात कर ली 3 और 2 5 आक्रमणों की, 5 युद्ध की। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1011 से 12 के बीच में इन्होंने कई सारे अटैक किए मथुरा और उज्जैन के ऊपर। क्योंकि आप लोग बताया मथुरा और उज्जैन धार्मिक शहर कहलाए जाते हैं भारत के, और वहां पर कई सारे मंदिर हैं। मथुरा और उज्जैन जहां पे कई सारे टेम्पल्स हैं, और टेम्पल्स में सोना और चांदी भरा हुआ रहता था। इसी उद्देश्य से इन्होंने आक्रमण मंदिरों पे किया जाता था, या इनके द्वारा आक्रमण मंदिरों पर होता था। तो इसीलिए इन्होंने टारगेट किए 2 शहर, कौन कौन से? मथुरा और उज्जैन। और 1011 से 12 के बीच में मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पर बार बार आक्रमण किए गए, और उन मंदिरों में जो भी धन संपत्ति थी, जो भी सोना चांदी था, उसे लूटकर लेकर जाया गया। ग्यारह से 12 के बीच में कहां के मंदिरों के ऊपर? मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पर, टेम्पल्स पर कई बार क्या किए गए? अटैक किए गए। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ही डिड मेनी अटैक्स इन मथुरा एंड उज्जैन टेम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अगले आक्रमण के ऊपर, जो हुआ है 1014 में, 1014 या 1014 में इन्होंने जो आक्रमण किया, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जगह आती है थानेश्वर, वहां पर एक मंदिर था महादेव का जिसका नाम था स्थानेश्वर महादेव मंदिर। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर आक्रमण किया है 1014 में। स्थानेश्वर या स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहां पर आता है? ये मंदिर है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में एक जगह है थानेश्वर, और थानेश्वर सुना ही होगा आप लोगों ने। थानेश्वर इज द कैपिटल ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी।
पुष्यभूति वंश की जो राजधानी थी वो थानेश्वर हुआ करती थी, बाद में उन्होंने चेंज करके कन्नौज बना ली थी। किसके समय पर? हर्षवर्धन के समय पर, या हर्षवर्धन ने जब वो शासक बना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब उसने स्थानेश्वर मंदिर के ऊपर आक्रमण किया तो वहां पर उसने एक मूर्ति हुआ करती थी, चक्रस्वामी भगवान की मूर्ति। तो चक्रस्वामी भगवान की मूर्ति को क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ही डिस्ट्रॉय द स्टेच्यू ऑफ चक्रस्वामी। चक्रस्वामी भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया। चक्रस्वामी का मतलब कौन से भगवान से है? तो चक्रस्वामी का मतलब महादेव से नहीं है, भगवान शंकर से नहीं है। चक्रस्वामी का मंदिर है का मतलब होगा भगवान कृष्ण। इट मीन्स लॉर्ड कृष्ण। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब अभी तक हमने जो अटैक के बारे में डिस्कस किया है वो इतने इंपॉर्टेंट तो है ही, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है इनके 16 इन्वेजन से, यानी 16वें आक्रमण से। देखिए महमूद गजनवी ने जो 16वां आक्रमण किया वो कहां पर किया और किसके ऊपर किया, अब हम उसकी बात करते हैं। He did his 16th invasion। इसने अपना 16वां आक्रमण किया था 1025 में, 1025 में, और ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। 1025 में इनका आक्रमण हुआ था, और ये जो आक्रमण था ये कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण किसके ऊपर हुआ था? ये हुआ था गुजरात में अनिलवाड़ा रीजन है, अनिलवाड़ा क्षेत्र है, वहां पर एक मंदिर आता है सोमनाथ का मंदिर, जो भारत के अगर हम बात करें तो जो मुख्य शिवलिंग हैं, समझ गए, जो मेन शिवलिंग है उनमें से एक माना जाता है सोमनाथ मंदिर। तो 16th इन्वेजन हुआ सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ टेम्पल कहां पर? गुजरात के अनिलवाड़ा में। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। जिस समय इन्होंने आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर, उस समय अनिलवाड़ा या वहां के जो शासक थे, जो राजा थे, उनका नाम था भीम प्रथम। तो राजा भीम प्रथम वहां रूल किया कर रहे थे, और ये भीम प्रथम की अगर बात की जाए तो ये बिलोंग करते हैं चालुक्य डायनेस्टी से। अब कंफ्यूज नहीं होना है, ये चालुक्य डायनेस्टी साउथ इंडिया वाली नहीं है, समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट द चालुक्य डायनेस्टी रिलेटेड टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में 3 चालुक्य डायनेस्टी हैं, चालुक्य ऑफ बादामी बातापी, चालुक्य ऑफ बेंगी और चालुक्य ऑफ कल्याणी। तो ये उनसे रिलेटेड नहीं है, ये अलग चालुक्य डायनेस्टी है। मैंने उस समय भी बोला था एक और चालुक्य हैं जो गुजरात वाले रीजन में रूल किया करते थे, समझ गए, जिन्होंने भीम, जिसके प्रमुख शासक थे भीम प्रथम, जिनके समय पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। तो ये अलग है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए, भीम प्रथम उस समय वहां पर शासक था जो किस वंश से बिलोंग करता है? चालुक्य वंश से। क्लियर? देखिए, इस मंदिर की बात की जाए ना तो इस मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया था? भीम फर्स्ट ने ही इस मंदिर को निर्माण किया था। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई भीम फर्स्ट। भीम प्रथम ने ये मंदिर बनवाया था। भीम प्रथम किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का। क्लियर? अब देखिए, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि जिस वक्त महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस वक्त अगर हम बात करें तो सोमनाथ का मंदिर जो था वो लकड़ी का मंदिर बना हुआ था। वो किसका मंदिर था? लकड़ी का। और उस मंदिर का जो गेट था, जो दरवाजा था, वो सोने का था, और मंदिर के अंदर काफी अधिक मात्रा में सोना भरा हुआ था, और जो मूर्ति थी भगवान शंकर की वो भी सोने की मूर्ति थी। क्लियर? इन सारी चीजों को, गेट को, मूर्ति को उसने तोड़वा दिया, और जो गेट था उसे लूटकर, सारी संपत्ति को लूटकर वो चला गया। क्लियर? यहां पे ये बात ध्यान रखिएगा, इस मंदिर की लूटपाट से उसे लगभग 2 करोड़ दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी। क्लियर? और जब वो लौट कर जाने लगा उत्तर की ओर, या राजस्थान, गुजरात से उत्तर की ओर, इट मींस राजस्थान की ओर जब जाने लगा, तब उसका सामना हुआ जाटों से। किसने उसका सामना, कौन ने उसका रास्ता रोका? तो जाट कम्युनिटी के लोगों ने क्या किया? उसको घेर लिया, और घेरने के बाद उसके साथ युद्ध लड़ा, और उसके द्वारा जो सोने का गेट लूटा गया था उसे लूट लिया। किसने लूट लिया? जाटों ने। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जाटों ने उसके द्वारा लूटा गया सोमनाथ मंदिर का गेट वापस क्या कर लिया? लूट लिया। तो ये गेट वापस से आ गया भारत के लोगों के पास। बट जब ये वापस चला गया तो फिर उसने बदला लेने के लिए एक बार फिर से आया। किससे बदला लेने के लिए? जाटों से। तो फिर वो वापस आया 1027 में, और 1027 में उसने युद्ध लड़ा, किससे? अटैक किया किस पर? जाटों पर। और ये था उसका आखिरी आक्रमण जो हुआ जाट कम्युनिटी के लोगों के ऊपर, 17th इन्वेजन
वाज द लास्ट इन्वेजन ऑन दी जाट कम्युनिटीज, जिन्होंने उसके ऊपर एक प्रकार से उसे घेर लिया था और उसके जो सोने के गेट थे उसको लूट लिए थे। तो अब इसने आखिरी आक्रमण किया जाटों पर और अपना जो बदला था वो क्या कर लिया, पूरा कर लिया। क्लियर। और फिर इसके बाद वो चला गया अपने देश जहां से वो आया था, इट मीन्स कहां से, गजनी से। गजनी वापस लौट गया और गजनी लौटने के बाद अब वो वापस आक्रमण करने की फिराक में था, वापस वो भारत पे अटैक करने वाला था। लेकिन अटैक करने के पहले ही 1030 में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ही डाइड इन 1030। 1030 में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण था अतिसार हो जाना, तो अतिसार के कारण उसकी क्या होगी, डेथ हो गई। क्लियर। चलिए, तो यहां पर एक टॉपिक हमने डिस्कस किया जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था 1000 से लेकर 1027 के बीच में 17 आक्रमण। कुछ और मुद्दे हैं, कुछ और टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, जितने भी इन्वेजन्स थे वो कुछ खास मैंने बताए, सारे नहीं बताए। जैसे कि 1000 में जयपाल के ऊपर, 1001 में अगेन जयपाल के ऊपर, फिर 1005 की अगर बात की जाए 1005 की, तो वो किया था अब्दुल फतह दाऊद के ऊपर जो मुल्तान का शासक था। फिर 1008 में उसने किया है आनंदपाल जो जयपाल का ही पुत्र था, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ बेहिंद या बेहिंद का युद्ध। फिर अगर हम बात करें तो 1011 से 12 के बीच में मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पर बार बार उसने क्या किए, अटैक किए थे। क्लियर। इसी बीच में आप लोग नगरकोट का मंदिर नहीं भूलना, नगरकोट का जो मंदिर था हिमाचल प्रदेश में, उस पर अटैक किया। इसके अलावा जो 16 इन्वेजन सबसे महत्वपूर्ण इन्वेजन था, थानेश्वर में जो थानेश्वर मंदिर के ऊपर अटैक किया वो भी एक इंपॉर्टेंट इन्वेजन था। और फिर ये ध्यान रखिए 1025 वाला मोस्ट इंपोर्टेंट। और फिर लास्ट है 1027 17th इन्वेजन जो हुआ किसके ऊपर, जाटों के ऊपर। क्लियर। तो आप लोग समझ गए होंगे जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं। अब हम बात करेंगे कुछ और मुद्दों के ऊपर। जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना महमूद गजनवी के ऊपर, वो पूछे जाते हैं उनके समय के, उनके दरबार के कुछ लेखकों के ऊपर, कुछ राइटर्स के ऊपर। क्लियर। तो उसके बारे में भी अब हम डिस्कस करेंगे।